हेलो क्लास, आज का हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी साइनसोइडल सिग्नल। ठीक है, आज हम जो है एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू हम जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। सिर्फ एसी का ही नहीं, अलग अलग जो हमारे सिग्नल बनते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हमारा आउटपुट आता है, फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए एक ग्राफ बना हुआ और वो सिग्नल का फंक्शन हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो हम किस तरीके से उसकी जो है एवरेज वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अभी तक हमने जो है मैथ में पढ़ा था, ठीक है, आप जो 9th-10th के मैथ में पढ़ा होगा या फिर 7th-8th के मैथ में पढ़ा होगा, उसमें एक एवरेज वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। कैसा कि मैंने कहा कि मेरे जो है हिंदी में नंबर आए कितने 50, मैथ में नंबर आए 65, इंग्लिश में आए 70, साइंस में आए 60, SST में आए 72। ठीक है, ये मेरे 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट में मेरे इतने इतने नंबर आए। अगर मुझे जो है इसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करता था, सारे सब्जेक्ट का सम 50 + 65 + 70 + 60 + 72 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड कर दिया। सेम यही तरीका था। ठीक है, अब एसी के केस में क्या है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमारे पास एक वेवफॉर्म है। ठीक है, कैसी वेवफॉर्म है, अगर हम साइनसोइडल वेव की बात करें या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, स्टार्ट करते हैं एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर से। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर वेवफॉर्म की बात की जाए, ये है हमारे वोल्टेज के टर्म में बात कर लेते हैं, वोल्टेज करंट सबके लिए सेम ही रहेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कहता है कि वो आधे साइकिल के लिए सप्लाई हमको देता है, आधे के लिए 0 रखता है, फिर से आधे के लिए देता है, फिर आधे के लिए 0 रखता है। ठीक है, 0 से पाई तक हमारे पास सिग्नल है, साइनसोइडल है, पाई से 2 पाई के लिए 0 है, 2 पाई से 3 पाई के लिए। अब देखा जाए तो यहाँ पे इतने साइकिल के बाद ये वैल्यू रिपीट कर रही है। ये इसका टाइम पीरियड हो गया, क्योंकि इसके बाद से पहले ये सिग्नल, फिर 0, फिर सिग्नल, फिर 0, मतलब इतने टाइम ये इसका टाइम पीरियड हो गया। यहाँ के बाद ये एक साइकिल है, इसके बाद ये वैल्यू मेरी रिपीट कर रही है बार बार। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ, मैंने ये सारे नंबर सम किए, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन, ये जितने भी नंबर है ये डिवाइडेड बाई 5। अब समेशन, अगर आपने जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब पढ़ा था तो उसमें आपको पता चला होगा कि इंटीग्रेशन क्या है, समेशन ही है। इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इन सबको मैं मानूं कि ये मेरा फंक्शन है f(t = dt), और कहाँ से लेके कहाँ तक, लेके सब्जेक्ट पहले से लेके सब्जेक्ट आखिरी तक, या फिर अगर मैं वेवफॉर्म की बात करूँ तो लेके जहाँ पे 0 से लेके इसके 2 पाई तक, जहाँ पे इसका पूरा साइकिल रिपीट कर रहा है पूरे साइकिल तक, तो मैं इसको 0 से लेके 2 पाई तक, और डिवाइड में कहाँ तक मेरा, यानी कि ये इसके टोटल टाइम, ये आगे इसका टोटल टाइम। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एवरेज वैल्यू का वैल्यू जो मेरी एसी की टर्म में बनी वो आई 1/t इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इसको 2 पाई बोल दें या फिर टाइम पीरियड बोल दें, इसको भी टाइम बोलते हैं, हो सकता है कि ये 2 पाई पर रिपीट ना करे, t f(t dt). ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पाई की जगह t इसलिए लिया, हालांकि लेंगे अभी 2 पाई बाद में, क्योंकि कुछ वेवफॉर्म होती है जो 2 पाई पे रिपीट नहीं कर रही, वो 3 पाई पे जाके जो अपना साइकिल रिपीट कर रही है, या फिर 3/4 पाई पे जाके अपना 3π/4 पे जाकर साइकिल अपना रिपीट कर रही है। तो अगर ऐसी वेवफॉर्म है हमारी, तो उसके लिए उसका टाइम पीरियड उतना ही कम हो जाएगा। अगर जिस हिसाब से कम हो जाएगा तो जितनी टी की वैल्यू होगी उतनी रखेंगे, वेवफॉर्म में देख लेंगे कि हमारी कितने टाइम पे जाकर वो साइकिल रिपीट कर रही है। अब हमें जो है साइनसोइडल, ये जो हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। देखिए, फॉर्मूला हमें पता चल गया, ये जो है वही एवरेज वाला फॉर्मूला है, बस उसी को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको अगर हम सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ तो मुझे पता है कि अगर जो मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर है ये, ठीक है, ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, और ये जो है ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm, और ये है मेरा सिग्नल Vt। अगर इसका फंक्शन निकाला जाए तो फंक्शन निकालते टाइम मुझे पता है कि ये 0 से लेके पाई के लिए, 0 से लेके इसका जब
टाइम पीरियड ओमेगा टी पाई तक था। ठीक है, 0 से लेकर पाई के लिए ये जो है साइनसोइडल वेव दे रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, 2 पाई से लेके पाई से लेके 2 पाई के लिए इसकी वैल्यू है 0। पाई से लेकर 2 पाई के लिए इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। अभी मेरे पास जो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला था, अगर मैं वोल्टेज के टर्म में निकाल रहा हूँ तो मैं उसको लिख लेता हूँ वी एवरेज। उसके लिए क्या था, 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके टाइम t तक और ft dt। ठीक है, यहाँ पे अगर हम t के रेस्पेक्ट में करें तो dt, ओमेगा t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा t आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितने बाद रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद। 2 पाई के बाद रिपीट करता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई। ft की वैल्यू क्या है, ft की वैल्यू अभी ft ही रहने देते हैं, इसको अभी 2 हिस्सों में तोड़ेंगे जब देखते हैं। 1/2 पाई। ठीक है, ये 0 से लेकर 2 पाई तक है, इसको अगर मैं 2 हिस्सों में कर लूँ तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। एक तो 0 से लेकर पाई तक ft dt, दूसरा पाई से लेके 2 पाई तक। अब क्योंकि हमारे फंक्शन दोनों अलग अलग है इसलिए हमने इसको जो है 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ा। एक तो 0 से पाई तक के लिए, 0 से पाई तक के लिए हमारी ft की वैल्यू ये आएगी, और पाई से 2 पाई के लिए ft की वैल्यू ये आएगी। अब ये तो 0 ही है पाई से 2 पाई के लिए, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो 0 हो गया। तो ये हो गया मेरा 1/2 पाई इंटीग्रेशन। ये टाइम पीरियड 2 पाई के लिए लिखा, ध्यान है ना इस बात का कि वो जो है टोटल 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है अपना साइकिल, कन्फ्यूजन नहीं होना इस चीज़ में। पाई ft की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया मेरा, ये वाला 0 हो गया, ये हो गया मेरा वी एवरेज। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वी एम तो बाहर ही आ गया, कितना आ गया वी एम अपॉन 2 पाई, और इंटीग्रेट कर दिया साइन को। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस ओमेगा टी 0 से पाई वी एम बाई ये माइनस कोस 2 पाई। ठीक है, अब माइनस ऑफ कोस पाई, उसके बाद माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा कोस 0 वी एम अपॉन 2 पाई। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और माइनस में 1 में माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा +1, प्लस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ये आ गया 1, ये आ गया वी एम अपॉन 2 पाई इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वी एवरेज की वैल्यू हो गई, वी एवरेज की वैल्यू हो गई वी एम अपॉन पाई। ठीक है, कैलकुलेट करना आसान था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था और बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस एक बार हमने जो है साइन का इंटीग्रेशन किया माइनस कोस, इसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। और हमें पता चल गया कि वी एवरेज वैल्यू है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी, वी एम अपॉन पाई। सेम चीज़ जो है बार बार रिपीट होती रहेगी, जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए करेंगे बस आपको जो फंक्शन एक बार कैलकुलेट करना है कि आपका फंक्शन क्या आ रहा है। एक बार फंक्शन पता चल गया तो वो जो है आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। बस देख लेना कहाँ से कहाँ तक मेरी वैल्यू रिपीट हो रही है, कहाँ से के बाद किन किन हिस्सों में मुझे तोड़ने की ज़रूरत है। अगर हो सकता है कि ये इतने टाइम बाद रिपीट करने लगती तो मैं इसको 0 से पहले π/2 के लिए कैलकुलेट करता, π/2 से पाई के लिए कैलकुलेट करता, दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर बात की जाए फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, इसमें ये वाला साइकिल भी आ जाएगा। ये मेरा फुल वेव रेक्टिफायर है। अभी क्या होगा, ये वी एम साइन ओमेगा टी पाई के लिए और वी एम साइन ओमेगा टी पाई से 2 पाई के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो वेव फॉर्म है ये इतने टाइम के लिए ही, पाई टाइम तक के, 0 से लेकर पाई टाइम तक के लिए ही जो है रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप 0 से पाई तक के लिए करेंगे, उसको जो है ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बस इसी को सोल्व करेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड भी हमारा 1/पाई रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है। अगर आप इसको खुद से सोल्व करके देखिएगा एक बार, वी एवरेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आएगा 2Vm/पाई। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जाहिर सी बात है, वो जस्ट डबल हो गया ना फुल वेव रेक्टिफायर में, डबल हो गया तो ये 2Vm/पाई आ जाएगा। इतना ही डिफरेंस है। आप एक बार इसको खुद से सोल्व करके देखिएगा
करना क्यों जरूरी है, एक तो ये कि आपकी प्रैक्टिस में आएगा, इसके अलावा आपको फॉर्मूले भी याद रहेंगे, स्टेप्स याद रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो है वैल्यू आंसर्स जो है वो ध्यान रखना है। अब इसमें जो है नेटवर्क्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। असल में प्रॉब्लम यही आती है कि इसमें जो है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। अब फॉर्मूले ज़्यादा हैं, अब सारे फॉर्मूले जो है बच्चों को याद नहीं रहते। अब याद नहीं रहते तो वो कहते हैं कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, और इसके अलावा ये डेरिवेशन आपको आती होंगी, तो आपको जो फॉर्मूले सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली कोशिश करना है कि शॉर्टकट मेथड से बचें, क्योंकि वैसे ही फॉर्मूले बहुत सारे हैं। आप हर किसी के शॉर्टकट याद रखेंगे तो वो और ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे। इसके अलावा शॉर्टकट में क्या होता है कि वो एक या दो मेथड के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, उसमें कुछ बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं कि ये इस चीज़ के लिए नहीं लगेगा, इस चीज़ के लिए नहीं लगेगा। फिर आपको अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग शॉर्टकट याद रखने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो स्टोर करने से ज़्यादा थिंकिंग, मतलब उस चीज़ को एनालाइज करने में मदद करता है हमारी। ठीक है, तो आप जितना लॉजिकली सोच सकते हैं उतना उस चीज़ को स्टोर अपने अंदर याद नहीं रख सकते हैं। मेमोरी क्या है कि वो धीरे धीरे वास्ट होने लगती है, वो धुंधली होने लगती है यादें। ठीक है, तो उसके लिए आपको लगातार याद करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझ गए तो समझने के बाद आपको जो है बार बार जो है चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा। देखो, अगर एवरेज वैल्यू की अगर बात की जाए साइनसोइडल वेव की, साइनसोइडल वेव, अगर मैं पूरी वेव फॉर्म का जो है एवरेज वैल्यू निकालूं तो इसका आधा पार्ट पॉजिटिव है, आधा पार्ट नेगेटिव है, तो मेरी एवरेज वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हमको आउटपुट पे पावर मिल रही है और वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 0 तो नहीं है, लेकिन एक हमको पॉजिटिव दिख रहा है, एक नेगेटिव दिख रहा है, तो फिर वो 0 कैसे नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जब हम एवरेज यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इसका पॉजिटिव हाफ। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। जब हम एवरेज पावर की बात करते हैं, ये हो गई मेरी वोल्टेज जो पॉजिटिव है। ठीक है, वहीं पे अगर करंट की बात की जाए तो करंट की वैल्यू कम होगी, लेकिन होगी तो सेम। ये हो गई मेरी करंट। ठीक है, अब अगर मैं आउटपुट पावर का जिक्र करूं कि मेरे आउटपुट पे पावर कैसी बनेगी, तो देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आउटपुट पावर मुझे कैसे मिलेगी, ज़्यादा बड़ा पीक लेकिन पॉजिटिव साइकिल में। ये भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, तो मुझे अभी भी पावर कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मुझे अभी भी पावर जो है पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, अगर मुझे पावर हर केस में पॉजिटिव ही मिल रही है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मेरे जो आउटपुट पावर अगर मुझे मिल रही है तो साइनसोइडल में वोल्टेज और करंट का एवरेज में 0 नहीं रख सकता। तो मुझे इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि मेरी जो साइनसोइडल वेव का एवरेज वैल्यू होगी वो सेम वही होगी जो हमारी फुल वेव रेक्टिफायर की है। और फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू क्या है, 2Vm/π। वोल्टेज के लिए, करंट के लिए क्या होगा, 2Im/π। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। ये डेरिवेशन हमने की ही हुई है कि V एवरेज फॉर साइनसोइडल वेव, या फिर एवरेज वैल्यू AVERAGE, एवरेज वैल्यू फॉर ये हो गई हमारी। अगर वोल्टेज की टर्म में बात की जाए तो V एवरेज इक्वल्स टू 2Vm/π। करंट की टर्म में बात की जाए I एवरेज इक्वल्स टू 2Im/π। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई सी वेव फॉर्म आती है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने बहुत सारे तरीके के आते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे जो है साइनसोइडल वेव का ही एवरेज वैल्यू पूछी जाएगी। अगर एवरेज वैल्यू का न्यूमेरिकल आया, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं आएगा कि साइन वेव का पूछा जाएगा। वेव फॉर्म आपको किसी भी तरीके की दी जा सकती है। मैंने कहा कि आपके पास ट्रायंगुलर वेव आ गई, ये ट्रायंगुलर वेव आ गई। ये है 0 के बाद टाइम t के बाद 2t 3t। ठीक है, ये मैक्सिमम जा रहा है अपनी किस वैल्यू तक, Vm वैल्यू तक। ये पाई नहीं है, t है। ठीक है, मैक्सिमम Vm वैल्यू तक जा रहा है। अब आपसे कहा गया कि इस वेव फॉर्म के एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब इसमें एवरेज वैल्यू को हम जो है दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक तो हमारा जो कन्वेंशनल तरीका हमने देखा है उसमें किस तरीके से, और जो हमारा नॉन कन्वेंशनल मतलब जो मेथड एक शॉर्टकट है उसको भी ट्राई करके देखेंगे। देखो
सबसे पहले तो मुझे इस वेव का फंक्शन पता करना चाहिए। फंक्शन पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको याद होगा मुझे इसका स्लोप पता करना है पहले तो। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें स्लोप का फॉर्मूला है m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक है, यही मेरा फंक्शन हो जाएगा। अब y2 क्या है यहाँ पे, अगर देखा जाए ये मेरा y2 है, ये कितना मैक्सिमम वैल्यू t, Vm, और ये है मेरा 0,0। तो y2 की वैल्यू आ गई Vm - 0 और x2 की वैल्यू आ गई t - 0, मतलब Vm/t। ठीक है, ये मेरा इसका स्लोप आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है Vm/t × t। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके टाइम t तक, और टाइम t तक है तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/t से। सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे क्या आया Vm ये तो फंक्शन नहीं, इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। v फंक्शन ft आ गया मेरा Vm/t × स्मॉल t। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन t कैसे आया। ठीक है, 1/t² इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, किसका, t dt का। t का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, t²/2 0 से लेके टाइम t तक, तो Vm/t² -0 डिवाइडेड बाई 2 Vm/t² × t² डिवाइडेड बाई 2, इससे ये गया। तो ट्रायंगुलर वेव की मेरी वेव फॉर्म क्या है, Vm/2 V एवरेज। ठीक है, एक तरीका ये आ गया जिससे मुझे पता चला कि जो अगर मेरी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है उसके लिए मेरी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, Vm/2 आएगी, जो हमारा कन्वेंशनल तरीका था। एक हमारे पास शॉर्टकट आता है क्या, कि देखो अगर देखा जाए जो एवरेज हम निकाल रहे हैं वो एरिया अंडर द कर्व का ही तो निकाल रहे हैं। ये हमारी जो वेव फॉर्म है, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है उसी की तो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर ऐसे ही निकाल रहे हैं तो एक बार शॉर्टकट तरीके से देखें, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा एरिया अंडर द कर्व बताता है। तो एरिया अंडर द कर्व 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक ft में क्या है कि इस कर्व के अंदर का जितना भी एरिया होगा वो मेरा इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, इसके अंदर का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 0 से लेकर t तक, t हाइट कितनी है मैक्सिमम Vm तक जा रही है, इंटू t से t कैंसिल हो गया, ये कितना बचा Vm/2। सेम आंसर है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं उस कर्व के एरिया निकाल लूँ, उसमें साइकिल में कितना एरिया आ रहा है, उससे भी मैं उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि एकदम सही तरीका है किसी भी वेवफॉर्म का एवरेज निकालना। अब क्योंकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको एक सामने 4 ऑप्शन होंगे, इसके अलावा आपके पास टाइम लिमिटेड होगा। ठीक है, तो इस मेथड को कैलकुलेट सोल्व करने के बजाय अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन इसको भूलना नहीं है भाई, ये हमारा है जड़ यही है कि कहाँ से हमारा फॉर्मूला आ रहा है। हो सकता है एक बार के लिए ये गलत हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी जो है और 1-2 एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है एवरेज वैल्यू उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। कन्फ्यूजन नहीं भी होगा तो भी आपका टाइम तो लेके जाएंगे। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लगभग 1 मिनट से 40 सेकंड का टाइम मिलता है, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। आप जो है ऐसे क्वेश्चन डाले भी इसलिए जाते हैं कि जिसको नहीं आता या जिसको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है वो अपना टाइम वेस्ट करे और वो आगे के क्वेश्चन कर ही ना पाए। ठीक है, ये सारी भी टेक्निक्स होती हैं जिससे जो है बच्चों के मार्क्स कम रखे जा सके और कंपटीशन को बीट किया जा सके। अब देखो जैसे हमारे पास वेवफॉर्म होगी, एक वेवफॉर्म है कौन सा, ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म में ले लेता हूँ। ठीक है, यही रिपीट हो रही है 0, ये t/4, 3t/4 और ये t, ये मैक्सिमम जा रहा है Vm तक, Vt। इसकी अगर एवरेज वैल्यू निकालनी होगी उसके बाद से साइकिल रिपीट कर रहा है। अगर हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे सिंपल से पता है कि एरिया अंडर द कर्व मुझे पहले निकालना है, उसके बाद टोटल टाइम है उससे डिवाइड कर देना। टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया
कितना टाइम टी है मेरा टोटल टाइम साइकिल का। उसके बाद पहले इस कर्व का एरिया, ये इसका टाइम पीरियड है t/4, इस कर्व का इसका बेस है t/4, इसका टाइम बेस है t/2, यहाँ से लेके यहाँ तक ये t/4 और ये t/2 4। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है vm तक। तो पहले इस पहले एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया। पहले एरिया का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है t/4 इंटू हाइट vm। दूसरा क्या है, स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगुलर है, l इंटू बी कितना हो गया, l कितना है लेंथ t/2, b कितना है vm, प्लस इसको अलग अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये तो सेम ही है 1/2 इंटू t/4 इंटू vm। ठीक है, सोल्व करते हैं। हालांकि ये दोनों सेम ही है तो एक काम करना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ानी है। ठीक है, ये 2 से ये कैंसिल हो गया। अगर इसमें से मैं t कॉमन ले लूँ तो t अंदर क्या बचा, vm/4 प्लस vm/2 डिवाइडेड बाई t। इस t से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा vm प्लस 2vm डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3vm/4। तो अगर मेरे पास ऐसे ट्रेपेजॉइडल सिग्नल आ जाए तो उसके मैं वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क क्या आप जो है बस सोल्व करिए, सोल्व करके मुझे बताइए कि अगर आपको ये मेथड समझ में आता है, एक वेवफॉर्म मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा बता दो, बस बता दो। यहाँ पे मेरे पास एक वेवफॉर्म है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस लेके करिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया है तो जाहिर सी बात है जो और एग्जाम एजेंसी है इस क्वेश्चन को, इस मेथड को इम्पोर्टेंट समझती है, तभी जो है ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, 0 ये 2 नहीं 3 लेते हैं, 6 9 12 16 15 आएगा ना, 3 2 6 3 9 4 12 5 15। ठीक है, ये है हमारा कर्व जिसके आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू है यहाँ की 2, यहाँ की वैल्यू है 4, ये मेरा xt। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। इसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है, मैं लिख देता हूँ, फाइंड ये एवरेज वैल्यू फॉर xt की हमें जो है एवरेज वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, आप कमेंट कीजिए, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर इससे ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि आपको अभी तक जो बढ़ाया गया है उसमें आपको और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और एक बार ठीक से समझाने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी आ रहा तो भी आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं कि जो है मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे एक बार बताइए। लेकिन इस चीज़ को छोड़ना नहीं है क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत आगे तक पड़ेगी, पूरी इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज वैल्यू की ज़रूरत, RMS वैल्यू की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। ठीक है, अगर आपने अभी नहीं सीखा तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो लाइफ टाइम कन्फ्यूजन बन जाता है, फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को सीरियसली लेना है और भूलना नहीं है। और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे RMS वैल्यू।